जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमारा एक कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या जिसे हम मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज भी कहते हैं। डिफरेंट मोड्स हमने स्टडी किए थे, उसमें से एक मोड हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। वो कौन सा था? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। और जो दूसरा डिटेल में हमने डिस्कस करना था इम्पॉसिबिलिटी का, वो हम डिस्कस नहीं कर सके थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग टॉपिक मोड्स ऑफ डिस्चार्ज का, और फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं। आई कैप की बुक में एग्जाम्पल 20 से 40 और हमारी वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसमें कुछ मजीद क्वेश्चंस भी हैं। ये तो एग्जाम्पल्स है ना आई कैप की, इसके बाद कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, वो आपकी होम असाइनमेंट है। यानी इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आज आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे ना, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस नहीं करवाऊंगा, एग्जाम्पल सारी करवा दूंगा। जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं वो आपने होम असाइनमेंट के तौर पे आपको दिए जा रहे हैं, आपने ये घर में रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करने हैं। कल फिर इनको डिस्कस करेंगे, और प्लस इसके बाद एमसीक्यूज। आज जो आपकी होम असाइनमेंट है उसमें एमसीक्यूज भी शामिल हैं। यानी आज घर जाके आपने क्या करना है भला, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आज हम कंप्लीट करेंगे इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी करने हैं और फिर एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करने हैं। स्टार्ट करें जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना, उस कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनका खत्म। क्योंकि जाहिर है जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी पार्टीज के राइट्स थे, लायबिलिटीज थी, वो भी खत्म होगी, अब वो परफॉर्म नहीं होंगी। ठीक है, अब मोड्स ऑफ डिस्चार्ज क्या, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीकों से हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीकों से खत्म हो सकता है, इसके बहुत से मोड्स हैं। जो इसका एक सबसे जिसे कह दिया जाए कि हैप्पी एंडिंग है, वो क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाए, एक्चुअल परफॉर्मेंस। जितनी भी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो जब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लेती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये एक्चुअल परफॉर्मेंस कहलाता है। इसके अलावा दूसरा मोड क्या है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वह है म्यूचुअल एग्रीमेंट। यानी जब पार्टीज आपस में मिल बैठ के तय करती हैं और किसी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को या उसके टर्म्स को खत्म करके कर देती हैं, उसे कहते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। समटाइम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को चेंज किया जाता है, समटाइम्स बिल्कुल नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आया जाता है, और सम टाइम पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया जाता। ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जिनकी बेस के ऊपर हमने क्लासिफाई किया कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के कितने केसेस हो सकते हैं। ये लिस्ट है। ठीक है, क्विकली जरा हम इसको रिवाइज कर ले। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। अल्टरेशन का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल चेंजेस कर ली जाए। इसका मतलब है मटेरियल अल्टरेशन से पहले की जो टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की, अब वो एप्लीकेबल नहीं है। अल्टरेशन के बाद की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एप्लीकेबल है। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो था वो खत्म हो गया, या यूं भी कह सकते हैं कि ज्यादा बेहतर यह है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पुराने कॉन्ट्रैक्ट की रिवीजन कर दी गई, उसकी टर्म्स को अल्टर कर दिया गया। क्लियर? इसमें नॉर्मली अल्टरेशन में पार्टीज के टू दी कॉन्ट्रैक्ट सेम रहती हैं, टर्म्स चेंज होंगी लेकिन पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट सेम रहती हैं। नोवेशन का मतलब क्या है? पुराना कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खत्म, नया कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अल्टरेशन में पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस की जाती हैं, नोवेशन में पुराने की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, रिप्लेसमेंट विद न्यू कॉन्ट्रैक्ट। और याद रखिए, इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज पुरानी भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अल्टरेशन में तो हमेशा पार्टीज पुरानी रहती है ना सेम, इसमें सेम भी हो सकती है, न्यू भी हो सकती है। ठीक है, और आपको याद है इसकी मैंने एक एग्जांपल आपको बताई थी। ए ने बी के पैसे देने थे, बी ने सी के पैसे देने थे, तो बी दरमियान से निकल गया, ए और सी को डायरेक्ट कर दिया। तो अब इसमें पुराना कॉन्ट्रैक्ट ए और बी का खत्म, बी और सी का खत्म, नया कॉन्ट्रैक्ट ए और सी का आ गया जिसमें पुरानी पार्टी नहीं है। ये नोवेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट, रिसीजन। रिसीजन का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन कर देना, और इसमें नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कैंसिलेशन कर दिया यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, उसी को कैंसिल कर दिया, अब उसकी जगह पे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब दोनों पार्टीज अगर मिलके कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करें तो ये तो म्यूचुअल एग्रीमेंट में आएगा। अगर एक ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट में नहीं आएगा, ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस, बल्कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस होगा, जो कि नॉर्मली फ्री कंसेंट में हमें देखने को मिलता है। और भी केसेस हैं, लेकिन फ्री कंसेंट में हम ये देखते हैं कि जब किसी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है तो एग्रीमेंट उसके लिए वाइडेबल होता है। और अगर वो उसको रिसेंड कर दे, यानी कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके नहीं चलना चाहती, तो उसके लिए हम क्या वर्ड बोलते हैं? पार्टी ने क्या किया? रिसेंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। वो वन पार्टी की रिसीजन है, लेकिन यहां पे जो हम रिसीजन डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? दोनों पार्टीज के। फिर रिमिशन और वेवर, क्या मतलब है रिमिट करने का, रिमिशन का?
कम कर देना, यानी आपने ज्यादा अमाउंट लेनी थी, आपने कम पे गुजारा कर लिया, ये है रिमिट करना। और वेवर का मतलब क्या है? बिल्कुल ही छोड़ देना, वेव कर देना। यानी 10,000 लेना था, उसकी बजाय 6,000 लिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000, 6,000 लिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000, तो ये क्या है? रिमिशन। और अगर 10,000 लेना था और कोई भी पैसे नहीं लिए, सारे के सारे छोड़ दिए, ये वेवर होगा। अच्छा, रिमिशन में नॉर्मली अमाउंट्स की एग्जांपल दी जाती है, लेकिन वो एक यूनिक सी एग्जांपल भी देता है। कहता है फर्ज कीजिए आपने किसी बंदे से साल के बाद 1,000 रुपया लेना था, आप उससे अभी 600 रुपया ले लेते हैं, ये क्या है? रिमिशन, क्योंकि आपने कम अमाउंट भेजी। कहता है अगर आपने ले उसे 1,000 ही, लेकिन टाइम बढ़ा के 2 साल का कर दे, क्या ये रिमिशन है? ये रिमिशन कैसे है? अभी भी 1,000 ही ले रहे हैं, टाइम बढ़ा दिया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से अब उस 1,000 की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा रिमिशन वेवर का केस। और लास्ट, प्रोमिसेस निगलेक्ट। ये एक अजीब सी एग्जांपल उसने, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। प्रोमिसेस निगलेक्ट का मतलब क्या है? प्रोमिसर सामान लेके आया, प्रोमिसी की किसी गलती की वजह से, उसके नेग्लिजेंस की वजह से वो सामान डिलीवर या प्रोमिसर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका, तो इसको क्या कहेंगे? प्रोमिसेस निगलेक्ट। जब प्रोमिसी के निगलेक्ट की वजह से प्रोमिसर कोई प्रॉमिस पूरा ना कर सके, तो अब क्या हुआ? ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोमिसर के लिए क्या हो गया? वॉइडेबल हो गया। क्लियर हुआ? प्रोमिसेस निगलेक्ट का कंसेप्ट हमने मिलता जुलता कहां पढ़ा था वाला? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। शाबाश। म्यूचुअल एग्रीमेंट क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें पूछना चाहते हो तो पूछ लें, आगे चलें। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी। ये केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले इसलिए बता रहा हूं पढ़ाने से पहले, ताकि आप अटेंटिव होके सुन सकें, इसको समझ सके। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? नामुमकिन। अच्छा, इम्पॉसिबल एक तो हो सकता है ना फैक्चुअली इम्पॉसिबल, जैसे हम उड़ नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक है। एक होता है लीगली इम्पॉसिबल, वो भी इम्पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आता है। लीगली इम्पॉसिबल क्या होता है भला? लॉ ने किसी चीज के ऊपर, गवर्नमेंट ने किसी चीज के ऊपर बैन लगा दिया, उसे भी हम इम्पॉसिबल ही कहते हैं। यानी गवर्नमेंट ने अगर कह दिया कि पंजाब से सिंध में चीनी नहीं जाएगी, या चीनी की ट्रेड जो है वो मना है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये फैक्चुअली देखें तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, हम ट्रक में चीनी भर के लेके जा सकते हैं पंजाब से सिंध में, लेकिन ये इलीगल, जब लॉ मना कर दे इसको भी हम इम्पॉसिबल ही कहते हैं। ठीक है, तो या तो आप इम्पॉसिबल कह दें या इम्पॉसिबल एंड इलीगल, दोनों टर्म्स को इकट्ठा बोल दें, फिर भी चलेगा। मैं फिलहाल सिर्फ एक ही टर्म बोल रहा हूं, इम्पॉसिबिलिटी। तो ज़हन में रखिएगा, इम्पॉसिबिलिटी इंक्लूड्स इलीगलिटी। इम्पॉसिबल इंक्लूड्स इलीगल। यहां पे इस कंसेप्ट को पढ़ते हुए इम्पॉसिबल इंक्लूड्स इलीगल। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बहुत सिंपल है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं किसी चैप्टर में। क्या पढ़ चुके हैं? कि एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग इज वाइड। कहीं पढ़ा है हमने? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग इज वाइड। ये हाइब्रिड क्लास में बताइए, ये लास्ट बेंच पे जो भाई बैठे हुए हैं, ये मुझे बताइए, ये टीए के बिल्कुल सामने जो बैठे थे, हाँ जी, बताइए, ये एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग इज वाइड एग्री करते हैं इसे? बताइए हमने किस चैप्टर में पढ़ा था? भाई माइक इनके करीब करें यार, करीब करें इनके। हाँ जी, अभी एडमिशन लिया कोई ना कोई मसला ही होते हैं, इनसे आगे वाले भाई से पूछे जी। भाई एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग इज वाइड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और किस चैप्टर में पढ़ा था जी? न्यू एडमिशन। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग इज वाइड, खुदा का होगा यार, क्या यार, तुझे तो मैं जानता हूं बेटा, तुझे हम पहले दिन से जानते हैं। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग इज वाइड कहां पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? कहां पढ़ा है? हम लोगों ने एग्रीमेंट चैप्टर नंबर 2 या 3 में से किसी में होगा, तो कहीं मार ले यार। 2 में पढ़ा है, ठीक है, 2 में भी पढ़ा है, 4 में, 3 में, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में भी मेरा ख्याल है पढ़ा, ठीक है, हर चैप्टर में ये लाइन पढ़ी है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग इज वाइड, एग्री करते हैं इसे कि इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है। इम्पॉसिबल एग्जांपल क्या थी? चांद तारे तोड़ के लाओ एग्रीमेंट का, ठीक है, उड़ के दिखाओ, 500 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ के दिखाओ, मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ, खजाना निकाल के दिखाओ जादू से, ये सारे इम्पॉसिबल वाइड, ठीक है।
अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो चीज़ है ना वो स्टार्ट में ही इम्पॉसिबल होती है, और बाज़ औक़ात स्टार्ट में पॉसिबल होती है, बाद में इम्पॉसिबल हो जाती है ना जी बात? कि पहले पॉसिबल है बाद में इम्पॉसिबल है। अगर कोई एक्ट पहले जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है उस वक्त ही इम्पॉसिबल है, तो ये एग्रीमेंट पैदाइशी वाइड है, यानी पहले दिन से वाइड है। इसको क्या कहते हैं? वाइड एब इनिशियो। वाइड का मतलब वाइड, एब का मतलब फ्रॉम, इनिशियो का मतलब स्टेज यानी स्टार्ट से। वाइड एब इनिशियो का मतलब क्या है? ये ऐसा एग्रीमेंट है जो स्टार्ट से पहले दिन से ही वाइड है। इसके लिए हम टर्म बोलते हैं वाइड एग्रीमेंट। और जो चीज पहले पॉसिबल हो बाद में इम्पॉसिबल हो, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल हो, उसे हम कहते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पहले वैलिड थी, बाद में ये वाइड हुई, इम्पॉसिबल हुई। इसलिए ध्यान में रखिए, इम्पॉसिबिलिटी की वजह से एग्रीमेंट वाइड हो जाता है। इम्पॉसिबिलिटी की वजह से एग्रीमेंट वाइड हो जाता है। इम्पॉसिबिलिटी दो रीजंस की वजह से होती है, दो तरह की होती है इम्पॉसिबिलिटी। एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, दूसरा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी किसे कहते हैं? जब कोई चीज स्टार्ट से पहले दिन ही इम्पॉसिबल हो। ठीक है, इन भाईजान से मैंने एग्रीमेंट किया, इन्होंने कहा सर 10,000 दें तो आपको ऐसा सुरमा दूंगा, लगाते ही जमीन के छुपे खजाने नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये एग्रीमेंट क्या है? स्टार्ट से वाइड है बनिशो। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट स्टार्ट में वैलिड है, बाद में वाइड हुआ, जैसे ये भाईजान इंडिया में रहते हैं, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एग्रीमेंट हुआ, जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ उस वक्त जंग नहीं थी, एग्रीमेंट होने के बाद जंग छिड़ गई। ये क्या है? अब ये इम्पॉसिबल हो गया कि नहीं हो गया? एग्रीमेंट विद एलियन एनिमी वाइड है कि नहीं? पढ़ा था कि नहीं? बताइए, अब क्या पूछने लगा हूं? किस चैप्टर में पढ़ा था? किस चैप्टर में पढ़ा? चैप्टर 3 में पढ़ा था। चैप्टर 3 में था, ये चैप्टर 3 में था। मुझे तो लग रहा है कि चैप्टर 4 में था। एलियन एनिमी वाला कंसेप्ट चैप्टर 3 में था। कंसेप्ट कौन सा हमारा? वाइड एग्रीमेंट वाला, जिसमें था एग्रीमेंट विद माइनर, जिसमें था एग्रीमेंट विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसमें था एग्रीमेंट विद पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये 3 कंसेप्ट जो थे, ये हमने किस चैप्टर में पढ़े थे? इस चैप्टर में। कुछ कह रहे हैं चैप्टर, ये हाल है आपका, आपको ये भी पता कंसेप्ट पढ़ा। कितने स्टूडेंट है जो कहते हैं चैप्टर 3 में पढ़ा था? जल्दी, कितने स्टूडेंट जो कहते हैं चैप्टर 4 में पढ़ा था? 3 वाले ज्यादा, किताब खोल के देख ले भाई, अब चैप्टर 3 में 4 में। मैं बता दूं चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे बता दूं। आखिरी 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, इतना मुझे याद है। नंबर क्या है ये मुझे याद, शायद 5, 6, 7 होंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 45, अच्छा पेज 45, पेज 45। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट क्या था कि एलियन एनिमी के साथ एग्रीमेंट किया वो बात। तो स्टार्ट जब एग्रीमेंट हुआ तब एलियन एनिमी नहीं था, तब सिर्फ एलियन था। अब बाद में एलियन एनिमी हुआ तो उसको क्या कहेंगे? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल। इनिशियल का मतलब लिख लें साथ में स्टार्ट, सुपरवीनिंग का मतलब सब्सीक्वेंट, 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 सुपरवीनिंग मतलब सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ठीक हो गया? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, पहले दिन से ही कॉन्ट्रैक्ट फारग। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है तो जिस दिन सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुई उस दिन कॉन्ट्रैक्ट फारग। yes, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट फारग। क्लियर हुआ? yes, लेकिन होता पता क्या है, जब ला ने ये प्रोविजन ऐड की ना तो हर बंदे ने कहा कॉन्ट्रैक्ट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं आपसे ये कह दूं, कह नहीं रहा, मिसाल दे रहा हूं कि जिस दिन ज्यादा बारिश हुई तो आपका जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, है? तो अब जिस दिन ज्यादा बारिश हुई, ये कहा मैंने, अब जिस दिन बारिश होगी चाहे चंद कतरे क्यों ना हो तो बच्चे क्या कहेंगे? आज छुट्टी करते हैं, सर ने वादा किया था यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो बताइए क्या ये क्लियर होना चाहिए कि नहीं कि ज्यादा बारिश से मुराद कितनी बारिश है? आपको भी क्लियर हो, हमें भी क्लियर हो कि किस दिन लेक्चर अपलोड होना है, किस दिन भी होना चाहिए कि नहीं। वरना तो हर बारिश पे आप यही आर्गुमेंट लेंगे, क्या सर कल बारिश आप बहुत थी और आपने कहा था अपलोड होगा, अब अपलोड करें लेक्चर, भी ऐसे कहेंगे कि। उसी तरह जब लॉ ने ये कहा ना कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, तो हर बंदे ने कहा अच्छा मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो रहा है, चलो मेरे लिए ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। क्या कि मार्केट में रेट बढ़ गया, मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया।
मेरे लिए, मेरे कारीगर ने छुट्टी कर ली, मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया, मैं ऑर्डर सप्लाई नहीं कर सका। क्यों? मेरे कारीगर ने छुट्टी कर ली। दर्जी के पास गए कपड़े लेने के लिए चांद रात को, दर्जी ने कहा कपड़े तो नहीं है। आपने पूछा क्यों नहीं है? उसने कहा सर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। याद रखिए सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में ना आप उस पार्टी के खिलाफ डैमेजेस का केस फाइल नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल कर सकते, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में डैमेजेस का केस फाइल नहीं कर सकते। पहले ये बात समझिएगा। क्यों बोला? असूल क्या है कि जब उस पार्टी का कसूर होगा कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो वो डैमेजेस दे, लेकिन जब उस पार्टी का कसूर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट टूटा लेकिन उस पार्टी का कसूर नहीं है तो वो डैमेजेस ना दे। ये बेसिक रूल ध्यान में रखिएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और इम्पॉसिबिलिटी में फर्क क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी का कसूर है और इम्पॉसिबिलिटी में पार्टी का कसूर नहीं है। तो हर पार्टी जब भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी क्या कहेगी? ये तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। दर्जी के पास गए चांद रात को, उसने कहा कोई छूट नहीं। हमने कहा क्यों? उसने कहा मेरा जो वर्कर थे वो ज्यादा पैसे मांग रहे थे। मैंने कहा मैं तो ज्यादा पैसे 1 रुपया नहीं तुम्हें दूंगा, वो 10 रुपए ज्यादा मांग रहा था दिहाड़ी का। मैंने कहा नहीं दूंगा, वो निकल गया छुट्टी कर गया। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सर मैं कैसे इतना काम कर सकता था, नहीं कर सका, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है। आपने कहा कपड़े क्यों नहीं बनाए? उसने कहा सर बना तो देता लेकिन मैंने आपसे पैसे ले लिए थे, मार्केट में बटन जो थे ना बटन वो नहीं मिल रहे थे, तो मैंने कहा बटन के बगैर आप कमीज पहनेंगे बुरे लगेंगे, मैंने कमीज भी नहीं बनाई। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मार्केट में बटन थे ही नहीं। सुपरवीनिंग नहीं है, ये पार्शल है, सुपरवीनिंग नहीं है। ये क्यों? छोटी सी इम्पॉसिबिलिटी हो जाना, छोटा सा मुश्किल हो जाना, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने कहा कपड़े क्यों नहीं बनाए? उसने कहा सर देख नहीं रहे लोड शेडिंग। लोड शेडिंग कितनी लोड शेडिंग है इस वजह। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या? अच्छा लोड शेडिंग होना सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? है सर, है। जनरेटर यूज कर सकता था, शाबाश। और ऑर्डर लेते हुए उसे नहीं पता था पाकिस्तान में रहता है, यूरोप में नहीं रहता। ऑर्डर लेते तो पकड़ लेते हैं ऑर्डर और बाद में कहते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर केस सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का नहीं है। कुछ केसेस में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी, कुछ केसेस में नहीं होगी, लेकिन जो पार्टी डिफॉल्ट करती है ना वो आर्गुमेंट हमेशा यही लेगी, क्या? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। हमने थोड़ा चालाक, होशियार, समझदार बनना है। हमें पता होना चाहिए कौन सा केस सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का है, कौन सा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का नहीं है। और यही चीज एग्जाम की केस स्टडी में टेस्ट करेगा, श्योर है टेस्ट करेगा। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में ना सही तो एमसीक्यूज में सही टेस्ट जरूर करेगा। क्या? कि ये जो एग्जाम्पल है ना, ये 2 तरह की एग्जाम्पल दे रहा है। एक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में 2 तरह की लिस्ट है। पहली लिस्ट कौन सी है? वो केसेस जिसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी समझी जाती है कि है, यानी जो वैलिड केसेस हैं और इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। और दूसरे केसेस कौन से हैं? जिनमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं, बजाहिर चाहे लगे कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है लेकिन वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता, इसमें पार्टी को अपना एग्रीमेंट पूरा करना चाहिए, इसमें एग्रीमेंट पूरा करने की जरूरत नहीं। ये दोनों लिस्ट में पहले तो कंसेप्ट, लिस्ट में क्या लिखा है एक एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। पहले बड़ी हेडिंग समझे, दोनों में फर्क समझ आ रहा है? रूल क्या है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, पार्टी के खिलाफ डैमेज क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सबसे अहम चीज क्या है? ये डिसाइड करना भाई ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस है भी कि नहीं। कैसे पता चलेगा? वो एग्जांपल बता रहा है। पहली एग्जांपल, अच्छा पहले बताएं कौन सी लिस्ट बताऊं, सिखाऊं? वो केसेस जिनमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है या वो जिनमें नहीं होती? वो जिनमें होती है। कि दोनों सुना? चले दोनों सुन ले। पहला, जिनमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। पेस पे था दर्जी बैठा हुआ, ठीक है, शाम को अच्छी वाली दुकान बंद करके गया, सुबह देखा ना कपड़े ना दुकान, सब कुछ जल के राख, आग लग गई, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है कि नहीं? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सब्जेक्ट मैटर जिसका एग्रीमेंट हो रहा है वही डिस्ट्रॉय। भाई एग्रीमेंट हुआ था जहाज चाइना से पाकिस्तान आएगा तो फिर आपको बाइसिकल सेल की जाएंगी, वो पता चला बाद में जहाज ही डूब गया, क्या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। और कोई डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर की एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, घोड़ा था वो मर गया, ठीक है, घोड़ा सेल करने का एग्रीमेंट क्या था, वो मर गया। ये पुरानी एग्जांपल है 1872 की, जब ये कॉन्ट्रैक्ट तब घोड़े। अब कोई गाड़ियों की एग्जांपल थे ना, गाड़ी है चोरी हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया,
ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैटर किसको कहते हैं? जिस चीज की सेल परचेज का एग्रीमेंट हो रहा हो, ठीक है। लेकिन ये देखें, ज़हन में क्या, अगर आग लग जाए तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल, अभी एडिशनल कंसेप्ट बता रहा हूं, जरूरी नहीं है लेकिन यूं ही, आग लग जाए तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल, अगर आग लगा दी जाए वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। खुद लगा दिया वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, फिर जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल केस स्टडी में ये टेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ यही कहता है कि डिस्ट्रक्शन। डेथ आर पर्सनल इनकैपेसिटी ना, किसी बंदे की डेथ हो जाए तो उसके वाली वारसान पूरा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का असूल है। नहीं कोई बंदा बैंक से 10 करोड़ ले ले, उसके बाद मर जाए तो बैंक क्या अपना कर्ज भी दफन कर देगा? नहीं, उसके वाली वारसान जायदाद। लेकिन कुछ ये समझाना चाह रहा था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो पर्सनल नेचर के होते हैं, जो उसी पार्टी ने करने थे जो मर गया। फियांसे, सिंगिंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें वो है एग्जाम्पल जो पर्सनल नेचर के। समझाया कि नहीं समझाया? अगर याद रखिएगा, हर डेथ के केस में कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं हो जाता। नॉर्मली जो सेल परचेज के एग्रीमेंट है ना, इनमें ऑफर, ऑफरी, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी की डेथ हो जाए ना तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो और उसमें उस पार्टी की डेथ हो जाए, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा, वो क्या होता है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्लियर हुई है एग्जांपल डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी की। एलियन एनिमी, इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये है कि डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी की वजह से जब कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जा सकता, इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्रस्ट्रेट का मतलब डिप्रेस्ड हो गया नहीं, फ्रस्ट्रेट का मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो ड्यू टू डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी। एलियन एनिमी भाई क्लियर है? ये पहले एलियन था, बाद में एलियन एनिमी हो गया। तो जिस दिन जंग शुरू हुई कॉन्ट्रैक्ट खत्म। हाँ, आपके में एक और सवाल आ रहा होगा, क्या जब जंग खत्म हो जाए तो क्या होगा? वो डिपेंड करता है, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट इस काबिल हो कि रिज्यूम हो सके तो रिज्यूम हो जाएगा, वरना खत्म परमानेंटली। बहरहाल हम उस बाद वाले स्टेटस की तरफ नहीं जाते। इलीगैलिटी, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। क्या बैन लगा दिया? चावल के अब आप इंडिविजुअल कोई भी चावल की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट खुद खरीद के सारे आवाम तक पहुंचाएगी। गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास कर सकती है, ऐसे है ना। तो गवर्नमेंट अगर कोई लॉ पास कर दे कि कोई खास किस्म के कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं होंगे, पार्टीज, प्राइवेट पार्टीज आपस में एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाता है? इलीगल हो जाता है। इलीगल का मतलब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और लास्ट एग्जांपल, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट। जो पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट किसी काम को करने के लिए कुछ स्टेट ऑफ कंडीशन, कोई कंडीशन होना जरूरी थी और वो ना हो सके तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? सुपर। ये नहीं ना समझ आया? नहीं ना समझ आया? आपको समझ आ गया? हमने फोन किया, हम आई कैप के टेक्स्ट में भी इसकी एग्जांपल है, लेकिन मैं थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूं। हमने फोन किया इस्लामाबाद, हमने कहा जलसा होने वाला है, जलसा देखेंगे। उधर जो होटल है उसमें सबसे बड़ा होटल, सबसे ऊंची छत, हमने उस होटल में कमरा बुक कराया और होटल वाले को कहा भाईजान हमें कमरा क्या 28 मई का रूम बुक कर दें, 28 मई के लिए। उस वक्त अब इधर धरना शरना होगा, जलसा, हम ऊपर बैठ के छत पे एंजॉय करेंगे, देखेंगे। होटल वाले ने कहा ठीक है, रूम बुक कर दिया। बाद में पता चला कि धरना पोस्टपोन हो गया। अब बताइए क्या हमारे लिए ये जो एग्रीमेंट हमने होटल वालों के साथ किया था, ये अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आया कि नहीं आया? लॉ ये कहता है, अच्छा भाई, लॉ ये कहता है अगर आपने होटल वाले को बता दिया था ना कि आप किस पर्पज के लिए ये काम कर रहे हैं और फिर वो पर्पज अगर ना हो, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट। अब इस रूम वाला एग्रीमेंट है, इसके लिए एक नेसेसरी स्टेट जरूरी थी, क्या? जलसा। अब जलसा ही नहीं अगर हो रहा तो ये भी
सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। कुछ समझ आए? पीएसएल का मैच हो रहा है फाइनल, हमने लाहौर में बुक करवाया एक होटल में रूम, उसे कह दिया भाई पीएसएल का मैच देखने के लिए आ रहे हैं हम। बाद में पता चला कोरोना रिस्ट्रिक्शन की वजह से पीएसएल का मैच पोस्टपोन हो गया। अब बताइए क्या हमारे लिए रूम का एग्रीमेंट पूरा करना जरूरी है? पूरा करनी है? नहीं। क्यों? सब्सिक्वेंट। लेकिन याद रखिए इसमें सबसे अहम चीज पता है कि आपने उसको बताया हो, पर अगर नहीं बताया फिर ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं होगा, फिर सुपरवीनिंग। और अगर आप थोड़ा सा सोचे ना, थोड़ा सा सोचे तो ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये है इज इक्वल टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कि अगर वो इवेंट अगर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो इवेंट नॉन एग्जिस्टेंस हो गया तो एग्रीमेंट वॉइड है। अगर वो इवेंट जिसके ऊपर वो नॉन एग्जिस्टेंस हुआ तो एग्रीमेंट वॉइड। भाई क्लियर हुआ? अच्छा ये तो एग्जांपल आपने समझनी बड़े गौर से कि किन में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब वो एग्जांपल जो इनसे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर केस स्टडी में वो कहता है कि आपकी जो दूसरी पार्टी है वो ये आर्गुमेंट ले रही है, हमने ये साबित करना होता है कि ये आर्गुमेंट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। अब ये गौर से सुनिए और सर धुनिए कि कैसे ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं है। पहला केस, स्ट्राइक हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, लॉकआउट हो जाए, दंगे फसाद शुरू हो जाए, इधर से एक पार्टी के लोग, इधर से दूसरी पार्टी के लोग, लीडर स्कूल से घरों में बैठे हैं, कोई किधर कोई किधर, अवाम एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हो रही है जगह जगह सड़कों पे। इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती चीजें क्योंकि लूट मार है, दंगे फसाद है, इस वजह से हम ड्यू डेट पे डिलीवरी नहीं कर सके। बज़ाहिर लगता है ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, लॉ कहता है नहीं है, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन इस पे कोर्ट में ना खासा शोर मचता रहा, लोग ये कहते हैं सर हम ट्रक बाहर निकाले ना तो वो तो दंगा फसाद हजूम होता है, वो तो आग लगा देते हैं बाज़-औक़ात, तो हमारे लिए तो पॉसिबल है। कोर्ट ने कहा लॉकआउट होना, लॉकडाउन होना, दंगे फसाद होना, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा, कोर्ट ने रूलिंग दे दी। फिर इसका इलाज पता है क्या निकाला गया? प्रैक्टिकली एग्रीमेंट करते हुए ये लिख दिया जाता है कि अगर कोई दंगे फसाद हुए या कोई ऐसे, उसे कहते हैं फोर्स मेजोर क्लॉज, कि अगर कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जो कि हमारे हाथ से बाहर हुआ, उस वजह से डिले हुआ, तो उसे हम डैमेजेस नहीं देंगे, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तो डैमेज नहीं। लेकिन याद रखिए नॉर्मल हालात में अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अगर कोई हड़ताल, मजदूर यूनियन हड़ताल पे चले गई, फैक्ट्री बंद पड़ी है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर नहीं कर सके, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है कि नहीं? नहीं है। ठीक है, किसी इलाके में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, अनलेस वो लिखा हो कॉन्ट्रैक्ट में। भाई ये बात समझ आई? डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मैंने इन भाईजान के साथ एग्रीमेंट किया कि आपको ड्यू डेट पे मैं आपको फर्नीचर सप्लाई करूंगा, मैंने लकड़ी उठानी थी किसी तीसरे बंदे से, और तीसरे बंदे से मैं लकड़ी, उसने मुझे एग्रीमेंट किया था मुझे लकड़ी सप्लाई कर देगा, लेकिन भाग गया। अब मेरा सप्लायर मुझे लकड़ी नहीं दे सका, इस वजह से मैं इनको फर्नीचर नहीं दे सका। क्या मैं इनको ये आर्गुमेंट दे सकता हूं, सर मैं आपको फर्नीचर नहीं दे सका लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है? क्यों? जिससे मैंने वुड सप्लाई करनी थी ना, जिसने मुझे, वो सप्लायर भाग गया, उसने 2 नंबरी कर दी, वादा करके तोड़ दिया। क्या ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस है? नहीं। ये कहेंगे भाई वो नहीं था, कोई दूसरा बंदा उठा, तीसरे बंदे से एग्रीमेंट कर लेते, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। एक एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं इस वजह से कि केस स्टडी किसी एक एग्जांपल में से सेट कर सकता है और कर रहा है। आगे चले, नेक्स्ट एग्जांपल, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत डिफिकल्ट हो गया कोई काम। इनिशियली हमने समझा था कि घर कंस्ट्रक्ट करना तो बहुत आसान होता है, ईंटें इकट्ठी की, पेंट किया, घर तैयार। बाद में हमें पता चला उसकी तो फाउंडेशन में भी कोई काम करना पड़ता है, उसके अंदर तो वायरिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। ठीक है, और भी बड़े मसले मसाइल हैं। हमने थोड़ा सा काम किया, हमें एहसास हो गया, फिर हमने उसके बंदे के साथ हमने कहा भाईजान ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, हम तो ये काम कर ही नहीं सकते। बताइए सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? नहीं है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते तो क्या करना पड़ेगा? डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। डैमेजेस का मतलब इतने अहम है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में और ब्रीच में फर्क डैमेजेस का ही है। क्लियर हुआ? डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी भी क्लियर हो गया, थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट की वजह से। आगे चले, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है नुकसान होना। शुरू में मेरा अंदाजा था जब कॉन्ट्रैक्ट किया मुझे बड़ा फायदा होगा, बाद में जब एग्रीमेंट हो गया उसके बाद रॉ मटेरियल की प्राइसेस अचानक बढ़ गई। अब मैं एग्रीमेंट कर चुका हूं, मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई, अब मुझे नुकसान होगा।
मैंने क्या कहा, भाईजान जो एग्रीमेंट किया है ना उस पर अब मुझे होगा नुकसान, मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। अब वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, एग्रीमेंट खत्म। क्या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? नहीं। लॉ कहता है इस तरह तो फिर दुनिया में किसी बंदे को कभी नुकसान ही नहीं होगा। अगर कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी को हम समझ ले सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, दुनिया में कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं, क्योंकि जिस एग्रीमेंट में नुकसान होगा उसमें वो क्या कहेगा, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हम पूरा नहीं करता। भाई समझ आ रही है? एग्जांपल एक एक एग्जांपल, इस एग्जांपल की समझ आ गई। स्ट्राइक लॉग आउट, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कमर्शियली, यानी आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो रहा है, कमर्शियल लॉस हो रहा है। मटेरियल का शॉर्ट होना भी उस पार्टी की जिम्मेदारी तो नहीं है। आपने अगर मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया, आप ड्यू डेट पे मुझे एसी सप्लाई करेंगे, तो अब मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, या मुझे तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा पार्ट कहाँ किस सप्लायर से उठाएंगे, आपके पास स्टॉक है कि नहीं है, ये तो आपको खुद सोच के तो एग्रीमेंट करना चाहिए ना। बाद में अगर आपको मार्केट से वो स्पेयर पार्ट नहीं मिलता या बहुत महंगा मिलता है, क्या ये मेरा कसूर है? नहीं। थर्ड पार्टी से कौन? मैं, जिसने एग्रीमेंट किया? नहीं, देखें एक चीज में रखें, मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया फर्नीचर सप्लाई करूंगा। अब मैंने किसी और पार्टी से वुड लकड़ी का एग्रीमेंट किया था, उस पार्टी ने मुझे लकड़ी सप्लाई नहीं की। याद रखिए इसमें दो एग्रीमेंट, मेरा और इसके साथ, और एक मेरा। अब जो मेरा इनके साथ एग्रीमेंट है, लॉ ये कहता है उस प्रीवियस थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट की वजह से ये मेरा एग्रीमेंट इफेक्ट नहीं होगा, ये वैलिड है। और अगर मैं इसे पूरा नहीं करता तो मैं इनको डैमेजेस देने का पाबंद हूं। लेकिन डैमेजेस किसने देने हैं? मैंने, उस थर्ड पार्टी ने इनको डैमेज नहीं देने। हाँ, अगली बात आ रहा हूं, मैंने ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जो कि उस थर्ड पार्टी ने मेरे साथ एग्रीमेंट तोड़ा है, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लेके उससे डैमेजेस रिकवर करवा सकता हूं। लेकिन वो इंडिपेंडेंट केस है, ये इंडिपेंडेंट केस है। मैं ये नहीं को कह सकता भाईजान थोड़ा इंतजार कर लो, जैसे ही डैमेजेस वो मुझे देता है मैं आपको दे दूंगा। तो कहेगा भाई वो जाने, उसका काम जाने, मुझे तो अभी फारग करो डैमेजेस। तो बात समझ आई? ये डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी वाली भी बात समझ आई? ठीक है। हमने एक बंदे के साथ एग्रीमेंट किया कि भाई तुम्हें HP का कंप्यूटर लेके देंगे हम, ठीक है, लेटेस्ट जनरेशन का, 2 लाख का। उन्होंने कहा ठीक है। जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ उस वक्त डॉलर का रेट था 160, महीने बाद डिलीवरी देनी थी, महीने बाद रेट पहुंच गया 190 पे। हमने कहा भाईजान अब ये तो इस पे अब हमें 50,000 का फायदा होने की बजाय 50,000 का नुकसान होगा, हम तो ये बाप को डिलीवर। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, क्या ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? ला कहते हैं नहीं है। जब आपने एग्रीमेंट कर लिया आपको ड्यू डेट पे डिलीवर करना ही करना है। ला फिर आगे ना मजाक करते हुए हमसे ये भी पूछता है, कहता है अच्छा उसको डॉलर 160 का था अब 190 का हो गया, तो तुम कह रहे हो कि 190 पे सप्लाई नहीं कर सकते, बताओ अगर 130 का हो जाता तो तुम उसे सस्ता करके लैपटॉप देते? देखा, हमने कहा नहीं। हमने कहा तो इसलिए तो कह रहे हैं कि जब 130 पे फायदा तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, नहीं करना था, तो 190 पे लॉस क्यों ट्रांसफर कर रहे हो? ये भी नहीं होगा। एग्जाम्पल क्लियर हो गई? आखिरी एग्जाम्पल क्या हुई? पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो लेकिन थोड़ा सा हो, बाकी पॉसिबल हो। तो कहता है थोड़े से इम्पॉसिबल की वजह से सारा एग्रीमेंट इम्पॉसिबल नहीं होगा, थोड़े से इम्पॉसिबल की वजह से सारा एग्रीमेंट इम्पॉसिबल नहीं होगा। काई समझ कुछ समझाया तो है नहीं मैंने, एग्जाम्पल तो दी नहीं मैंने। बटन वाली एग्जाम्पल, पूरे कपड़े नहीं सिए कि वो बटन नहीं थे, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी। अब जो एग्जाम में जो बुक में केस स्टडी है वो सुने। हमने कहा हम इस्लामाबाद आएंगे, होटल वाले ने पूछा किस मकसद के लिए? हमने कहा वैसे तो हमने जाना है मरी, उधर के 3-4 दिन सैर करनी है, लेकिन एक दिन हम इस्लामाबाद में भी रुकेंगे, छत पे देखेंगे जलसे में क्या हो रहा है। ठीक है, 2 मकसद है हमारे। अब जलसा पोस्टपोन हो गया, बताइए सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है कि नहीं? एक इम्पॉसिबल हो गया, अब एक लेकिन एक पॉसिबल है। इसको हम कहते हैं पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी। क्या कहते हैं? पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ हिस्सा इम्पॉसिबल हुआ, कुछ तो पॉसिबल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। कुछ समझ आई? आपने क्या करना है, आंखें बंद करके बार 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 ये याद करना है, ये लिस्ट भी
और खास तौर पे ये वाली लिस्ट, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। कुछ इम्पॉसिबिलिटी में और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है? डैमेजेस क्या होते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके बाद क्या होगा? जिस पार्टी का नुकसान हुआ है उसको उसका नुकसान हर्जाना, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं? हर्जाना, कंपनसेशन। हाँ जी बिल्कुल, कंपनसेशन मिलेगी उसको, ठीक है। किस पार्टी को कंपनसेशन मिलेगी? उसका नुकसान हुआ है। ये जो आखिरी टाइप है ना डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ये आगे चल के कुछ अरसे के बाद पूरा चैप्टर बन जाएगी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ अरसे के बड़े, ये अभी छोटा केस है, ये भी छोटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट छोटा कंसेप्ट है। कुछ अरसे के बाद ये क्या होगा? बड़ा होके पूरा चैप्टर बन जाएगा। चैप्टर नंबर 9 एक दफा जरा देखें, क्या चैप्टर नंबर 9 यही नहीं है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस तो इसी में रखे। यहां पे आके हम बात को छोड़ रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे। पिक्चर अभी जो हमने कहां पे देखनी है? चैप्टर नंबर 9 में, ध्यान में रखिएगा। अब मुझे बताइए क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट के केसेस क्लियर है सारे? क्या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्लियर है? इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, 3 लिस्ट हैं 6-6, 7-7 आइटम्स की, बस। एक लिस्ट ये है, दूसरी ये, तीसरी ये। जिसको ये 3 लिस्ट याद है चैप्टर खत्म, और इस चैप्टर में कुछ रखा ही नहीं है। वो चैप्टर काम की चीजें यही 3 है और ये 3 लिस्ट ही है। याद कर लेंगे भाईजान, याद कर लेंगे। समझ आ गई है? नहीं समझ आई? दोबारा से नहीं समझ, शुरू से जल्दी से बताइए। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ, अच्छा फिर ऐसा करें, हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये 2 मिनट क्विक रिवीजन कर लें, दूसरी ऑप्शन है कि ये क्वेश्चंस कर लें, एग्जांपल्स। ओके क्विक रिवीजन, तो फिर उस सूरत में आपको एग्जांपल घर से करके आनी पड़ेगी। कर लेंगे? पक्की बात है। चले क्विक रिवीजन करते हैं। बताइए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना, कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज कम टू एन एंड। बताइए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कितने तरीके? पहले तरीके बताएं। कोई कह रहे हैं 3, कोई कह रहे हैं 4। पहला तरीका क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। दूसरा तरीका क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट। तीसरा तरीका क्या है? इम्पॉसिबिलिटी। चौथा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो 4 हो गए 4 मोड्स ऑफ डिस्चार्ज। पहला कौन सा? एक्चुअल परफॉर्मेंस। दूसरा कौन सा? म्यूचुअल एग्रीमेंट। तीसरा कौन सा? इम्पॉसिबिलिटी। चौथा कौन सा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताइए एक एक्चुअल परफॉर्मेंस तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। म्यूचुअल एग्रीमेंट में कौन कौन से केसेस हैं? अल्टरेशन, जिसमें एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन चेंज होती है। दूसरा नोवेशन, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ही नया बनता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तीसरा रेसिजन, जिसमें पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नया कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं आता। ठीक है, लेकिन अल्टरेशन में और नोवेशन में बेसिक डिफरेंस। अल्टरेशन में पार्टी सेम रहेंगी, नोवेशन में मे भी पार्टी सेम रहे, मे भी चेंज हो जाए। फिर उसके बाद एक हो गया अल्टरेशन, एक हो गया नोवेशन, एक हो गया रेसिजन, एक हो गया रिमिशन। रिमिशन का मतलब क्या है? कि लेसर अमाउंट को एक्सेप्ट करने का फुल सेटलमेंट के तौर पे, फुल सेटलमेंट के तौर पे। एक बंदे ने कहा तुमने मेरे 10,000 देने हैं, 6,000 अभी दे दो, 4,000 बाद में। बताइए ये कौन सा केस है? अल्टरेशन का केस है कि रिमिशन का? ना ना ना, हाँ 6,000, टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिमिशन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रिमिशन आ गया। रिमिशन में क्या होता है? लेसर अमाउंट को हम एक्सेप्ट करते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट क्या है? वेवर। वेवर कंप्लीट, रिमिशन में पार्शियल रिमिट करते हैं, वेवर में कंप्लीट रिमिट करते हैं। और फिर आखिरी जिससे हम एग्री नहीं करते असूली तौर पर, वो क्या है? प्रोमिस निग्लेक्ट, क्योंकि वो तो एक पार्टी का फॉल्ट है। ये हो गए हमारे केसेस म्यूचुअल एग्रीमेंट। फिर उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए, वो वाइड। लेकिन इसके 2 केसेस हैं, पहला इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, दूसरा सुपरवीनिंग। इनिशियल का मतलब एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, सुपरवीनिंग का मतलब पहले पॉसिबल था बाद में इम्पॉसिबल हुआ। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में 2 लिस्ट हैं, एक वो लिस्ट जिसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है और दूसरी वो लिस्ट जिसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती। और हमारे लिए एग्जाम पॉइंट से ज्यादा हम क्या है?
दोनों ही अहम है, ज्यादा अहम है जिसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं, तो पहले वो बता दीजिए किसमें से, स्ट्राइक, लॉकआउट वगैरह, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, हाँ कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, स्ट्राइक, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हाँ डिस्ट्रक्शन नहीं है, शाबाश। तो ये है जिनमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं, और जिनमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर और डेथ और पर्सनल इनके, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी को क्या कहा था, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। दो एग्जांपल, एक डिस्ट्रक्शन, एक डेथ, तीसरी एलियन एनिमी और इलीगैलिटी, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। क्लियर हुआ ये? अब ये कल याद कर आएंगे और क्वेश्चन भी करके आएंगे। मैंने लाजमी रिटर्न असाइनमेंट चेक करनी है, जेल में रखिएगा लाजमी, ठीक है जी। और एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करके आने आपने, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।